उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, वैसे ही परिवार को एहसास होने लगा कि उनका बच्चा बाकी बच्चों से अलग है। और यही बात आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। आज हम बात करेंगे तमन्ना केस की, एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने प्यार पर भरोसा किया, लेकिन वही भरोसा उसकी मौत की वजह बन गया। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार। तमन्ना का जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के एक छोटे से गांव पचगई में हुआ था। परिवार में 4 बच्चों में वो सबसे छोटी थी। पिता ने मां को समझाया कि जो होना है देखा जाएगा, बस बच्चे की असलियत किसी को पता न चलने पाए। उन्होंने बच्चे का नाम पुष्पेंद्र रख दिया। परिवार ने काफी समय तक लोगों से ये बात छिपाई, लेकिन जैसे जैसे पुष्पेंद्र बड़ा हुआ, लोगों को उसकी चाल ढाल और बोलने के तरीके में फर्क दिखने लगा। धीरे धीरे गांव वालों को उसकी असलियत का पता चल गया। फिर वही हुआ जिसका परिवार को सबसे ज्यादा डर था। एक दिन कासगंज की भोली नाम की किन्नर की नजर पुष्पेंद्र पर पड़ी। उसने तुरंत उसकी असलियत पहचान ली और उसे अपने साथ ले गई। उस समय पुष्पेंद्र की उम्र महज 12 से 13 साल थी। तब तक उसकी मां की मौत हो चुकी थी। पिता सन्यासी बनकर घर छोड़ चुके थे। बड़े भाई अपनी शादी के बाद अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए थे। घर में उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं बचा था। इसलिए जब भोली उसे अपने साथ ले गई तो पुष्पेंद्र ने सोचा कि अब यही उसके लिए अच्छा है। वह भोली के साथ चला गया। भोली के घर पहुंचकर शुरू शुरू में पुष्पेंद्र को सब कुछ बहुत अजीब लगा, लेकिन वहां रहते रहते उसे अच्छा लगने लगा। वह उनके जैसे कपड़े पहनने लगा और उनके साथ बधाई गाने भी जाने लगा। अब पुष्पेंद्र उन लोगों के बीच रहने लगा था। धीरे धीरे वही उसकी दुनिया बन गई। पुष्पेंद्र जब उनके सारे काम धाम सीख गया तो भोली उसे अपने गुरु पूजा के पास ले गई। पूजा ने पूरे रीति रिवाज के साथ पुष्पेंद्र को अपने परिवार में शामिल कर लिया। उसका नया नाम रखा गया तमन्ना। शुरू के कुछ दिनों तक तमन्ना भोली के साथ रही। उसके बाद वह अपने गुरु पूजा के साथ गंदे नाले के किनारे बने घर में रहने लगी। अब तमन्ना ने अपनी जिंदगी की सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। तमन्ना की पहचान धीरे धीरे इलाके में बनने लगी। लोग उसे पसंद करने लगे और उसकी कमाई भी अच्छी होने लगी। एक दिन कासगंज के पास बहेड़िया गांव में मुकेश यादव के घर बेटा हुआ। तमन्ना अपने साथियों के साथ बधाई गाने गई। वहां उसने इतना अच्छा माहौल बना दिया कि घर वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे अच्छा इनाम भी दिया। उसी दिन उसकी मुलाकात शेषपाल से हुई। दरअसल मुकेश का छोटा भाई शेषपाल तमन्ना पर मोहित हो गया था। उसने तमन्ना से उसका मोबाइल नंबर मांगा और तमन्ना ने बिना कुछ सोचे उसे नंबर दे दिया। फोन नंबर लेने के बाद शेषपाल और तमन्ना की बातें शुरू हो गईं। शुरू में तो बस छोटी छोटी बातें होती थीं, लेकिन धीरे धीरे दोनों रोज फोन पर बात करने लगे। शेषपाल दिन में कई बार मैसेज करता और तमन्ना को अच्छा अच्छा बोलता। कुछ दिनों बाद दोनों एक दूसरे से मिलने भी लगे। शेषपाल अपनी टेम्पो लेकर तमन्ना को ले जाता और शहर से बाहर एकांत जगह पर दोनों घंटों तक बातें करते। शेषपाल का व्यवहार बाकी लोगों से अलग था। शायद इसी वजह से तमन्ना जल्दी इमोशनली जुड़ गई। वह शेषपाल की बातों पर बहुत विश्वास करने लगी। कुछ दिनों बाद तमन्ना की गुरु पूजा को पता चल गया कि तमन्ना किसी लड़के से मिल रही है। पूजा ने तमन्ना को बुलाकर बहुत गंभीरता से समझाया। उन्होंने कहा कि मर्द अक्सर हिजड़ों का सिर्फ फायदा उठाते हैं, प्यार का दिखावा करके इस्तेमाल करते हैं और बाद में छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए बहुत सावधान रहने की सलाह दी। लेकिन तमन्ना पूजा की बात मानने को तैयार नहीं थी। वह पूरी तरह शेषपाल पर विश्वास कर चुकी थी। उसे यकीन था कि शेषपाल सच में उससे प्यार करता है और शादी करना चाहता है। पूजा ने दुनिया देख रखी थी। उन्होंने तमन्ना को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब देखा कि तमन्ना का मन पूरी तरह अटका हुआ है तो उन्होंने जोर जबरदस्ती नहीं की। धीरे धीरे दोनों का प्यार गहराता गया। तमन्ना ने सोचा कि शादी के बाद वे कोई बच्चा गोद ले लेंगे और अपना एक छोटा सा खुशहाल परिवार बसाएंगे। शेषपाल ने तमन्ना को भरोसा दिलाया कि ऑपरेशन के बाद दोनों सामान्य पति पत्नी की तरह जिंदगी जी पाएंगे। यह सुनकर तमन्ना हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। शेषपाल ने बताया कि इसमें 3 से 4 लाख रुपए खर्च आएंगे, लेकिन उसके बाद तमन्ना सचमुच की औरत बन जाएगी। तमन्ना को पहली बार लगने लगा था कि शायद उसकी जिंदगी भी बदल सकती है। अब वह उसे अपना सब कुछ मानने लगी थी। वह शादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू करने के सपने देखने लगी।
जब शेषपाल ने कहा कि अब वह तमन्ना के बिना नहीं रह सकता, तो तमन्ना ने कहा कि पहले शादी कर लो, उसके बाद ही वह उसके घर आएगी। शेषपाल तमन्ना को अपने गांव ले गया और वहां मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। जब शेषपाल तमन्ना को घर लेकर आया, तो पूरे परिवार वाले हैरान रह गए। शेषपाल घर का बड़ा और दबंग बेटा था, इसलिए कोई खुलकर कुछ बोल नहीं सका। लेकिन जब घर वालों को पता चला कि जिस लड़की से शेषपाल ने शादी की है वो ट्रांसजेंडर है, परिवार ने इस रिश्ते का विरोध शुरू कर दिया। उसकी मां उर्मिला और पिता मोहनलाल ने खुलकर विरोध किया। शेषपाल ने उन्हें चुप कराने के लिए कहा कि तमन्ना के पास बहुत पैसा है और ऑपरेशन के बाद वो पूरी तरह लड़की बन जाएगी। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मोहनलाल चुपके तमन्ना के पैसे ऐंठने लगा। उसने तमन्ना से पैसे लेकर अपना पूरा घर पक्का करवा लिया। धीरे धीरे मोहनलाल तमन्ना को घर से निकालने का बहाना ढूंढने लगा। शेषपाल इस बात पर राजी नहीं था। मोहनलाल ने शेषपाल को समझाया कि तमन्ना के कारण पूरे परिवार की बदनामी हो रही है। अगर वह घर में रही तो बाकी बच्चों की शादियां भी मुश्किल हो जाएंगी। हिजड़े से वंश तो चल नहीं सकता। प्यार का नशा उतरने के बाद पछतावा होगा, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। दूसरी तरफ तमन्ना शेषपाल पर लगातार ऑपरेशन के लिए दबाव डाल रही थी, लेकिन डॉक्टर अभी पूरा भरोसा नहीं दे पाए थे। इससे शेषपाल के मन में शक होने लगा कि वह बेकार ही उम्मीदों के पीछे भाग रहा है। जब तमन्ना ने एक दिन फिर ऑपरेशन की बात की, तो शेषपाल का गुस्सा फूट पड़ा। उसने तमन्ना को बुरी तरह पीटा। एक बार हाथ उठने के बाद मारपीट का सिलसिला शुरू हो गया। शेषपाल ने तमन्ना के सारे गहने और पैसे भी हथिया लिए। जब तमन्ना ने अपने पैसे और गहने वापस मांगे, तो शेषपाल ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। जब तमन्ना घर से निकाल दी गई, तो वह रोती हुई सीधे अपनी गुरु पूजा के पास गई। पूजा ने सारी बात सुनकर तमन्ना को थाने ले जाकर रिपोर्ट लिखवाई। 7 अक्टूबर 2015 को कोतवाली में शेषपाल, उसके भाई मुकेश, रजनेश और अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया। केस दर्ज होते ही शेषपाल बहुत घबराने लगा। उसे जेल जाने का डर सताने लगा। मोहनलाल चाहता था कि किसी तरह तमन्ना उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए। तमन्ना अपनी जिंदगी को फिर से संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी एक दिन शेषपाल मोटरसाइकिल लेकर उसके पास आया। वह उसे मनाने लगा और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने लगा। तमन्ना पहले तो तैयार नहीं थी, लेकिन शेषपाल के प्यार भरे शब्दों में आकर वह मान गई और उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठ गई। तमन्ना को लगा था कि शेषपाल सब ठीक करना चाहता है, लेकिन असलियत कुछ और थी। शहर से बाहर निकलने के बाद शेषपाल ने मोटरसाइकिल वाले को विदा किया और तमन्ना को अपने टेम्पो के पास ले गया। वहां उसके भाई मुकेश, रजनेश, छोटू और सतीश पहले से बैठे थे। तमन्ना को देखकर हैरानी हुई। उसने कुछ पूछने से पहले ही शेषपाल ने कहा कि वे सब मिलकर नई शुरुआत करना चाहते हैं, इसलिए पहले योगीपुर के माता के मंदिर में माथा टेकने जा रहे हैं। बिना कुछ कहे तमन्ना टेम्पो में बैठ गई। लेकिन जब टेम्पो सोरों पार करके गंगा नदी की तरफ बढ़ने लगा, तो तमन्ना को शक होने लगा। अब तमन्ना को डर लगने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग उसे कहां ले जा रहे हैं। चारों तरफ रास्ता सुनसान था। दूर दूर तक कोई मदद करने वाला नहीं था। जैसे ही टेम्पो गंगा किनारे रुका, तमन्ना कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन 5 लोग थे। उन्होंने उसे घेर लिया और उसी के दुपट्टे से उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने लाश को जला दिया और अस्थियों को गंगा में बहा दिया। जब तमन्ना घर नहीं लौटी, तो पूजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने बार बार फोन लगाया, लेकिन फोन बंद था। पूजा को शक हो गया कि कुछ गलत हुआ है। उन्होंने तमन्ना के पिता ओमकार को बुलाया और 18 फरवरी 2016 को दोनों एसपी सुनील कुमार से मिलने गए। एसपी के आदेश पर कोतवाली में नया केस दर्ज कर लिया गया। 20 फरवरी को पुलिस ने मोहनलाल को गिरफ्तार कर लिया। बाकी आरोपियों ने फरार होने की कोशिश की। 23 फरवरी को जांच अधिकारी अशोक कुमार ने शेषपाल और रजनेश को कासगंज बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। दोनों दिल्ली भागने की तैयारी में थे। थाने में पूछताछ के दौरान दोनों ने कबूल कर लिया कि उन्होंने तमन्ना की हत्या कर दी थी। लाश को जला दिया और अस्थियों को गंगा नदी में बहा दिया। शेषपाल ने बताया कि तमन्ना उसके गले पड़ गई थी। वह उससे छुटकारा पाकर किसी सामान्य लड़की से शादी करना चाहता था और अपना घर बसाना चाहता था। तमन्ना ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, जिसकी वजह से उसे और उसके पूरे परिवार को जेल जाने का खतरा हो गया था। समाज में बदनामी भी हो रही थी। इसी डर और बदनामी से बचने के लिए उसने तमन्ना को मारने का फैसला कर लिया।
पुलिस ने इस मामले में शेषपाल समेत 5 आरोपियों पर धारा 302 हत्या, 120 बी साजिश, 201 सबूत मिटाना और 34 के तहत केस दर्ज किया। इस केस की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि तमन्ना का शव पहले ही जला दिया गया था, इसलिए उसके मिलने की अब कोई संभावना नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अगर पुलिस मजबूत और पुख्ता सबूतों के आधार पर हत्या साबित कर दे तो शव बरामद न होने पर भी आरोपियों को सजा दी जा सकती है। पुलिस ने लास्ट सीन थ्योरी का सहारा लिया है, यानी उन गवाहों के बयान जो तमन्ना को आखिरी बार शेषपाल के साथ टेम्पो में जाते हुए देखा था। इसके अलावा मोबाइल लोकेशन, टेम्पो की बरामदगी और आरोपियों के इकबालिया बयान के आधार पर पुलिस केस को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, तमन्ना की कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन इस केस ने कई ऐसे सवाल छोड़ दिए जिनके जवाब आज भी हमारे समाज के पास नहीं है। तमन्ना बस एक ठीक ठाक जिंदगी चाहती थी। वो चाहती थी कि कोई उसे अपनाए, उसके साथ अपना घर बसाए। दुख की बात यह भी थी कि तमन्ना को शायद कभी वैसे स्वीकार ही नहीं किया गया जैसी वो थी। बचपन से ही उसे अलग नजरों से देखा गया, घर से दूरी मिली, समाज से ताने मिले और बाद में जिन लोगों पर उसने भरोसा किया उन्होंने भी उसका इस्तेमाल किया। पुलिस जांच में जो बातें सामने आईं वो ये दिखाती हैं कि कैसे लालच, डर और समाज की सोच ने मिलकर एक इंसान की जिंदगी खत्म कर दी। कई बार लोग किसी इंसान की मजबूरी और भावनाओं का फायदा उठाने लगते हैं और जब उनका मतलब पूरा हो जाता है तो वही रिश्ता बोझ लगने लगता है। शायद यही वजह है कि आज भी बहुत से ट्रांसजेंडर लोग खुद को समाज से अलग महसूस करते हैं। उन्हें बराबरी और सम्मान तो दूर, कई बार सामान्य इंसान की तरह भी नहीं देखा जाता। तमन्ना अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका मामला ये जरूर याद दिलाता है कि हर इंसान इज्जत और अपनापन चाहता है, चाहे वो किसी भी पहचान का हो। आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। मिलते हैं अगली कहानी में।